नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज डिबेट का जो हमारा मुख्य विषय है वो है नक्सलियों को पुनर्वास का विश्वास। हर रोज हम छत्तीसगढ़ के गलियारों से जुड़े क्या कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं वो उठाते हैं और इस पर राजनीतिक प्रतिनिधियों की क्या कुछ राय है ये हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही जो कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों हलचल का विषय बनी हुई है, सुर्खियों में बनी हुई है। हम बात करें छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने दरअसल नक्सलवाद के खात्मे की कोशिश की है और इसी कोशिश में बीजेपी यहां पर लगी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो 3 महीने में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ करने का दावा भी कर चुके हैं और इसी कड़ी में नक्सली समस्या के हल के लिए राज्य सरकार नित नए तरीके जान रही है और इस पर प्रयासरत भी है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार नक्सलियों को बातचीत का प्रस्ताव दे रहे हैं। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बातचीत की बात कह चुके हैं और अब इससे भी आगे बढ़कर गृह मंत्री शर्मा ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए नई योजना का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री ने सुझाव फॉर्म के साथ 2 QR कोड भी जारी किए हैं। इनमें एक ईमेल आईडी का है और दूसरा गूगल फॉर्म का है। आत्मसमर्पण नीति को लेकर यदि सुझाव देना चाहते हैं तो इन दोनों कोड में स्कैन कर सकते हैं। उन्होंने नक्सलियों से कहा है कि वे ही बताएं कि पुनर्वास नीति में क्या बदलाव वे चाहते हैं, हम काम करेंगे। इधर कांग्रेस सरकार अब आरोप लगा रही है कि 5 महीने में नक्सल मामलों में कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। अपनी नाकामी पर पर्देदारी करने के लिए बीजेपी के नेता और मंत्री रोज नए जुमलेबाजी कर रहे हैं। अब बीजेपी खुद अपनी नीति में कंफ्यूज है तो नई नीति कैसे लागू कर पाएगी, आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं राजनेताओं की इसको लेकर प्रतिक्रिया। राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को अभी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि पहले स्पष्ट ये करे पुनर्वास नक्सल नीति पे सरकार का आखिर क्या योजना है, क्या नक्सल नीति इन्होंने क्या नक्सल नीति बनाए। नंबर 1, पहले नक्सल नीति स्पष्ट करे फिर पुनर्वास नीति पे बात करे। क्या अभी तक नक्सलियों से बातचीत हुआ है? क्या अभी तक युद्ध विराम हुआ है? क्या अभी तक नक्सलियों से कोई चर्चा हुई है? क्या स्पष्ट करे इस पे, फिर वो पुनर्वास पे बात करे। देखिए, नक्सल नीति पे ही विरोधाभास है। कभी केंद्र सरकार अलग बोलती है, केंद्र गृह मंत्री अलग बोलते हैं, तो कभी राज्य के गृह मंत्री अलग बोलते हैं, कभी मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं। नक्सल नीति पे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफ्यूज है और दुर्भाग्य ये है कि पुनर्वास नीति पे उनसे सुझाव मांग रहे। क्या सरकार के पास कोई प्लान नहीं है? क्या सरकार के पास कोई योजना नहीं है? क्या अच्छा है सरकार चलाने का भी सुझाव मांग लेते। देखिए, मसला ये है कि और युवा इस दिशा में ना जाएं। मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाएं। मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए। मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए। बहुत से आयाम है भैया, बहुत से आयाम हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर का मसला है, ऑपरेशंस का मसला है, यह भी उस पूरे अभियान का 20% है, परंतु 80% और भी काम उस पर हैं जिसके लिए सरकार संजीदा है और सरकार काम कर रही है। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। चलिए, तो नक्सलियों को पुनर्वास का विश्वास कैसा है, कैसी स्थिति है और अब इस फैसले को कितना और किस प्रकार से व्यापक रूप से दिया जाएगा, ये सब कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज यही हमारा चर्चा का विषय भी है जिसके लिए हमारे साथ में खास 3 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी जुड़ी हुई हैं और साथ ही नक्सल मामलों के एक्सपर्ट सुभ्रांशु चौधरी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले रविंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगी। क्या लगता है जिस प्रकार से प्रदेश के गृह मंत्री ने एक बड़ा ऐलान यहां पर किया है, अपने आप में ये ऐतिहासिक कदम है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर और इस क्षेत्र में, क्या लगता है कितना कारगर ये फैसला साबित हो सकता है निकट भविष्य में? पूरा कारगर साबित होगा और 2 साल में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा,
उस दिशा में पूरा कारगर साबित होगा और हम अपने जो नीति है उसमें सफल होंगे। पहली बार कोई सरकार और पहली बार कोई गृह मंत्री नक्सलवादियों के बीच, नक्सलियों के बीच जाके उनसे कहता है कि भाई आप मुख्य धारा में आइए और आप अपने अनुसार अपनी नीति बताइए, आपको पुनर्वास में क्या चाहिए। इसके पहले तो सरकारें थोपती रही हैं, अपनी नीति बनाती थी, कभी उनसे चर्चा करती नहीं थी। जो पीड़ित पक्ष है या प्रभावित पक्ष है या जिनके लिए नीति बना रहे हैं उनको शामिल कर रहे हैं। भाई शासन में सहभागिता जैसा दीपक बैज जी बोल रहे हैं वैसा नहीं है कि शासन चलाने के लिए। अरे भाई यदि पुनर्वास उनके लिए बनाया जा रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, नहीं पहल हो रही तो आपको तकलीफ क्या है। बड़ा गंदा लगा मुझे दीपक बैज जी का, मैं बोल रहा था क्या युद्ध विराम हो गया? नक्सल से युद्ध विराम करेंगे हम? युद्ध तो बाहरी देश से किया जाता है, दूसरे देशों के साथ किया जाता है, उनके साथ तो मुठभेड़ होगा, हमारा युद्ध नहीं होगा। तो पहले तो कांग्रेस समझ ले इस बात को। और मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, नक्सलवाद को शुरू से समापन करने के पहले भगवान कृष्ण एक दूत के रूप में गए थे, वैसी जब सरकार बनी तो शुरुआती दौर में उन्होंने कहा कि नक्सलियों से बातचीत करना चाहते हैं, आमने सामने बैठना चाहते हैं, यदि इसमें भी आपत्ति हो तो वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। उन्होंने शुरू में कहा, सरकार बनी है वैसे ही उन्होंने कहा कि भाई वीडियो कॉलिंग में आके बात कर लो। चलिए, तो कुल मिलाकर लगातार शुरुआत से ही बीजेपी की ओर से नक्सल खात्मे को लेकर बातचीत यहाँ पर कही जा रही है और इसी को लेकर अब यहाँ पर बड़ा ऐलान भी यहाँ पर किया गया है। वंदना जी, आपके पास में आना चाहूंगी, कितना इत्तेफाक आप दीपक बैज जी के बयान से रखती है, क्योंकि सीधे साफ तौर पर उन्होंने आरोप भी लगाया है बीजेपी पर, लेकिन अगर नक्सल खात्मे को लेकर कदम उठाया भी जा रहा है, पहल की जा रही है, तो दिक्कत क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 महीना हो गया और इस 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास जो नक्सल मुक्त है, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त है, उससे निपटने के लिए कोई एक ठोस नीति नहीं अपनाई गई है। इससे परहेज है। हम तो यही चाह रहे हैं भाई कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है नक्सल मुक्त हो, लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नीति क्या है? आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी का अलग बयान आता है, गृह मंत्री जी का अलग बयान आता है। अभी जैसे आपके द्वारा ही पता चल रहा था कि अमित शाह जी बोल रहे थे कि 3 महीने में नक्सलवाद खात्मा करेंगे, यहाँ पर प्रवक्ता बैठकर बोल रहे हैं कि 2 साल में खात्मा करेंगे। तो इन लोग को जो बयान अलग अलग है, तो सबसे पहले उन लोग को तो एक लाइन क्लियर करना चाहिए कि इनको करना क्या है। और दूसरी बात, नक्सलवाद से लेकर के गृह मंत्री जी कभी बोलते हैं कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे, कभी बोलते हैं हम गोली से के जवाब गोली से देंगे, कभी बोलते हैं हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, कभी बोलते हैं कि हम लालबाजी का न्योता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनको एक नीति अपनानी चाहिए और उस नीति को स्पष्ट करना चाहिए, तभी तो नक्सलियों को विश्वास होगा। भाई आप हर एक समय अपने बात पर, अपने जो बयान पर पलट रहे हैं तो नक्सली विश्वास कैसे करेगा? और दूसरी बात, जैसे कि जो पुनर्वास नीति है, मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगी कि 2004 से चालू था। यदि ये पुनर्वास नीति यदि वाकई में जमीनी स्तर पर काम करता तो जो 2 विकास खंड से लेकर के जो 15 जिलों पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो इतने बड़ी क्षेत्र में नहीं फैलता। 2006 में बहुत सारी घटनाएं घटी, 2010 में घटनाएं घटी, 2011, 13, 14 में घटनाएं घटी है। लेकिन जो नक्सल प्रभावित जो पीड़ित परिवार है या समर्पित जो नक्सली है, उनको जो पुनर्वास योजना में जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिली। मैं ये पूरा विश्वास के साथ बोल रही हूँ, पूरे दावे के साथ बोल रही हूँ। मैं 2013 की घटना थी, 2013 की घटना मैं आपको बताना चाहूंगी। ये थी अमरवती, जो आंगनबाड़ी की शिक्षिका थी, उनको उठा करके नक्सलाइट ले गए थे और उनके साथ बहुत सारी यातनाएं की थी। उसको इतना मारा गया, इतना पीटा गया और लास्ट में उसको मरा हुआ समझ करके जंगल में छोड़ करके चले गए। अब अमरवती क्या की, वो घर आई और घर आने के बाद भी उनको कहीं से सहायता नहीं मिली इलाज के लिए। चलिए, कुल मिलाकर नक्सल गतिविधियां लगातार देखी जा रही है, लगातार समय की कमी है इसलिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ वंदना जी, माफी चाहूंगी। लेकिन यहाँ पर जो भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ में बने हुए हैं, रविंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगी और ये एक सवाल आपसे भी है कि क्या समझा जाए इसे? ठीक है, नक्सल के खात्मे को लेकर तो लगातार बीजेपी दावे भी कर रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बात कही थी, लेकिन जो लगातार जो आरोप भी निकलकर सामने आ रहे, बीजेपी ऐसे ऐलान या ऐसे पहल पहले भी कर सकती थी, लेकिन ठीक चुनाव के पहले में कर रही है। तो ऐसे में चुनाव के ऐन वक्त पर जब बीजेपी की ओर से ये पहल की जा रही, तो क्या इसे चुनावी स्टंटबाजी समझा जाए या वाकई में ये कारगर कुछ साबित होगी आगे चलकर?
कौन से चुनाव के लिए? सेंट्रल के लिए। देश में नक्सलवाद खत्म हो गया, कुछ राज्यों में ही बचा है। हम तो छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत चुके हैं भाई। चुनाव के लिए हमारा कोई स्टंट होता तो हम पहले कुछ करते। ये देश के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना राज्य के लिए। राज्य का अब तो देश का चुनाव तो अलग मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, कहीं पर नक्सलवाद की बात आ रही क्या? हम छत्तीसगढ़ से वास्तव में नक्सलवाद चलिए, क्षेत्रवाद कई ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसको लेकर पार्टियां अक्सर अपने कामों को लेकर भुनाती है, अलग अलग राज्यों में फिर उनका गुणगान करती है, इसलिए आपसे ऐसा सवाल किया गया था। चौधरी जी भी हमारे साथ में बने हुए। शुभ्रांशु जी, क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से और कितना कारगर ये साबित हो सकता है जिस प्रकार से जो प्लानिंग बीजेपी ने यहाँ पर की है, और वाकई अपने आप में पहली बार ऐसी कोई पहल की जा रही है? आप कैसे देखते हैं इस पहल को, इस योजना को? जी, कोई भी पहल अगर हो रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। कितना कारगर होगा, क्या नक्सली सच में जो अंदर बैठे हुए हैं उनके पास इतना इंटरनेट है कि वो QR कोड का उपयोग करेंगे, क्या उनको अंग्रेजी आती है, ये सब प्रश्न हैं। लेकिन एक पहल हुई है, उसका स्वागत होना चाहिए। पर जो बात वंदना जी ने कही कि 2004 से हमारे पास में योजना है, उस योजना में कितना काम हुआ है ये भी देखने की जरूरत है। हम जो नक्सली सरेंडर करके आपके साथ हैं उनसे बात करने की जरूरत है। उनसे बात करने के लिए किसी पत्रकार की भी जरूरत नहीं है, जैसा आज गृह मंत्री जी कह रहे थे। तो उन्होंने जो किया है उसका स्वागत जरूर है, पर उनसे एक गुजारिश है कि जितने लोगों ने सरेंडर किया कृपया उनसे बात कीजिए। मैं तो ऐसे कईयों को जानता हूं जो कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने नहीं किया सरेंडर, जाके आंध्र में सरेंडर किया। मैंने पूछा क्यों भैया, आप तो छत्तीसगढ़ के हो? बोले आंध्र की सरकार सरेंडर करते हैं तो जमीन देती है। यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 8 लाख के इनामी थे और फलाना लाख के इनामी थे, और जब वो बेचारे बाहर आते हैं उनको 10,000 रुपए दिया जाता है। तो पहले जो पुरानी योजना है जो वंदना जी कह भी रही थी, तो ये कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, एक सब कांग्रेस के सरकार में भी यही हुआ है। कांग्रेस की खुद की क्या रणनीति रही है? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत का प्रयास किया जाएगा। 5 साल में उन्होंने एक ढीला कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कभी अपने मैनिफेस्टो में ये सब नहीं लिखा, पर वो कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं उसका स्वागत करना चाहिए। ये देश की समस्या है, ये कांग्रेस बीजेपी की समस्या नहीं है। ये 50 साल से पुरानी समस्या है, ये 5 दिन में हल नहीं होगी। तो जो पहल हुई है उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो हमारी गड़बड़ियां रही हैं, और वो हमारी सम्मिलित गड़बड़ियां, सम्मिलित कमियां हैं, उस पर भी पहले विचार हो कि अभी तक क्या हुआ है उसको ठीक किया जाए और नया भी कुछ प्रयास किया जाए। क्या लगता है इसे, अगर नक्सलियों की बात अगर करें तो ये खेमा इसे कितना स्वीकार कर सकता है? आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई इसको, इस पहल का समर्थन वे सभी करेंगे? 2 QR कोड जिस प्रकार से किए गए हैं, तो क्या वे इसका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे? किस प्रकार से वो आगे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इस एंगल से भी हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे। पृथा जी, आप और हम दोनों कम्युनिकेशन के लोग हैं। हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ QR कोड से नहीं होता है। जो नक्सल सरेंडर किया है, वो जो अपने भाई को जो अंदर है आज जो लड़ रहा है, उसको जब अपनी कहानी बताता है, वो ज्यादा बड़ा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो जो नक्सली अभी, जैसे अभी आज आंकड़ा आया है कि पिछले 5 सालों में इतने 1000 लोगों ने सरेंडर किया है, अगर कुछ उनका अनुभव सरकार के साथ अच्छा है, वो जो कम्युनिकेशन अंदर भेजेंगे कि हमारे साथ इतना बढ़िया हुआ है, तो उससे ज्यादा सरेंडर होंगे, बजाय कि ये QR तो उसका स्वागत है। जिनके लिए योजना है उनसे पूछना हमेशा अच्छा होता है, पर उसके पहले आपके पास हजारों ऐसे लोग हैं जो पिछले 10-15 साल में सरेंडर कर चुके हैं, और उनका अनुभव, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो और बीजेपी की सरकार तो 15 साल रही है, किसी के साथ भी अच्छा नहीं रहा है। ये इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कोई QR कोड की जरूरत नहीं है। उनमें से ज्यादातर लोग पुलिस में काम करते हैं, और जब भी हम उनसे मिलने जाते हैं तो वो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं कि वहां जैसे भी थे यहाँ आके और फंस गए। तो उनके साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करें, वो अपने भाई बंधु को बोलेंगे कि प्लीज सरेंडर करो, और वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो जो हुआ है, जो हो रहा है, उसका स्वागत है। लेकिन जो पिछली गड़बड़ियां हमारी हैं, मैं रिपीट ही कर रहा हूं अपने आप को, उसको ठीक करने की ज्यादा जरूरत है।
शुभ्रांशु जी, एक और सवाल आपसे ये भी है कि क्या लगता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है और देखा जाता भी है कि जब भी क्षेत्र में कुछ विकास कार्य होते हैं या कुछ अच्छी नेक पहल सामाजिक तौर पर अगर की जाती है तो लगातार उसमें नक्सलियों में लगातार बौखलाहट देखने को मिलती है। अब जब ऐसी ही पहल यहाँ पर की जा रही है तो इसे वो कितना फिर स्वीकार कर सकते हैं, और क्या बौखलाहट उनमें नाराजगी देखी जा सकती है और इस नाराजगी की वजह से कोई और बड़ा और कठोर कदम तो उनकी ओर से नहीं आ सकता सामने? देखिए, दो तरह के नक्सली हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये 1+99 समस्या है। 1 मतलब जो बाहर से नक्सली आए हैं, जो नेता हैं, जो नक्सली हैं, जो माओइस्ट हैं, और 99 हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। और ये जो अपील है वो उन 99% को है। तो ये सरकार की तरफ से अच्छी पहल है। ये 99 की समस्या अलग है और 1% की समस्या अलग है। 1% यहाँ पर माओवाद लाना चाहता है, क्रांति करना चाहता है, उनके लाल किले में लाल झंडा फहराना चाहता है। पर जो 99% जो हमारे छत्तीसगढ़ जो उनको समर्थन करते हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। वो जंगल वो उनका अपना है, वो मानते हैं। उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनका जो सम्मान नहीं हुआ है, ये सब काम अगर सरकार धीरे धीरे करे तो ये जो अपील अभी गई है, ये माओइस्ट लीडरशिप को नहीं गई है। कोई जो टॉप लीडरशिप है, जो 40 साल से और 50 साल से लड़ रहा है, वो इस QR कोड में कुछ नहीं करने वाला है। पर ये उनके लिए है जो गोंडी बोलते हैं, जिनको हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है ना, उनके पास में फोन भी नहीं है, वो इंटरनेट वाला फोन तो बहुत दूर की बात है। तो ये अच्छी पहल है, पर इसका प्रभाव कोई बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। पर हर पहल का स्वागत होना चाहिए कि सरकार कुछ कर रही है, पर उनको ज्यादा ये करना चाहिए कि उनके साथ जितने सरेंडर हुए लोग हैं आज तक, जितने भी हुए हैं, उनसे बात करें कि उनका क्या अनुभव है। अगर उनका अनुभव अच्छा होगा, वो अपने साथियों को बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, और उससे सरेंडर बढ़ेगा। चलिए, बिल्कुल, तो बहुत एक अच्छी बात यहाँ पर निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे वंदना जी और रविंद्र जी, आप दोनों सही। पहले वंदना जी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो, लेकिन इसके लिए सरकार को एक ठोस नीति बनानी पड़ेगी और उस नीति पर काम करना होगा। सिर्फ बयानबाजी और सुर्खियों में बने रहने से ये अपना छत्तीसगढ़ है वो नक्सल मुक्त नहीं हो सकता। और दूसरी बात, यदि आप काम करते हैं, धरातल पर काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। और रही बात, हम सरकार के साथ है, आप जो कुछ भी काम करेंगे, हम विपक्ष के दल के तौर पर हम आपके साथ हैं, लेकिन सिर्फ आप बयानबाजी तक मत रहिए, आपको ठोस काम करना पड़ेगा। चलिए, ठोस काम करने की बात रविंद्र जी कही जा रही है बीजेपी के लिए, बहुत संक्षेप में आपकी। वंदना जी, आप लोग राजनीति करते रहिए, हम ठोस काम कर रहे हैं। हमने बातचीत का भी आमंत्रण दिया। नियत नेल्ला नार योजना के तहत हम विकास के रास्ते से भी जोड़ना चाहते हैं, उनसे बात भी करना चाहते हैं। जैसे चौधरी जी कह रहे हैं QR कोड नहीं समझेंगे तो और भी रास्ते हैं, यदि उनमें भी कमजोरियां हैं तो दूर कर लेंगे। लेकिन नक्सलवाद को समाप्त चाहे इस तरह से हो चाहे उस तरह से हो, छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करना भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। कोई राजनीति इसमें नहीं करेंगे, हम केवल और केवल सकारात्मक राजनीति करेंगे। बिल्कुल, तो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार और काफी आश्वस्त बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखना होगा कि निकट भविष्य में क्या वाकई ये जो दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, इस पर कितना कारगर और कितना व्यापक असर इसका देखने को मिलता है। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ में जुड़े, इस परिचर्चा का हिस्सा रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।